हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करते हैं एक सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के बारे में जिसमें वॉशिंग नहीं हो रही है। तो ये चलते हैं। सबसे पहले हम लोग सिस्टमेटिकली देखेंगे कि फीडबैक ऑफ कस्टमर्स का फीडबैक क्या है। वहां से लेके धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप हम लोग रिपेयरिंग प्रोसेस पर आ जाएंगे। तो दोस्तों हमारे साथ रहिएगा। कस्टमर का फीडबैक क्या है कि वॉशिंग नहीं हो रही है, या वो कहता है कि वॉश मोटर वर्क नहीं कर रहा है, या कस्टमर हमारा बोलता है कि हमिंग आ रही है, मोटर नहीं चल रहा है। दैट इंडिकेट्स कि हमारी प्रॉपर वॉशिंग नहीं हो रही है। अब हम थोड़ा सा कस्टमर से जब फ़ोन पे बात करते हैं तो थोड़ा रिलेटेड क्वेश्चंस उनसे पूछेंगे ताकि क्लैरिटी हो जाए कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। तो हम उनसे सिंपल पूछेंगे कि क्या एक ही तरफ पल्सेटर घूम रहा है, या दोनों तरफ घूम रहा है, या बिल्कुल नहीं घूम रहा है, किस तरह की नॉइज़ आपको सुनाई दे रही है, क्या स्पिन मोटर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्योंकि दोस्तों सेमी ऑटोमेटिक में नॉर्मली दो मोटर्स होते हैं, एक वॉश की तरफ और एक स्पिन की तरफ। फिर उनसे हम क्लियर करेंगे कि क्या कोई रिपेयरिंग करके गया है, इससे भी पिछले 2-4 दिनों में कोई रिपेयरिंग हुई है, ताकि एहसास हो सके, पता लग सके कि ऐसा तो नहीं है कि कोई वर्कमैनशिप से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ गई है। उसके अलावा हम लोग उसकी वॉश साइकिल्स के बारे में पूछ सकते हैं। सिर्फ कंफर्म ये करना है कि प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है, ताकि हम रिलेटेड स्पेयर्स अपने साथ ले जा सकें। अब देखिए ये चार्ट यहाँ पे दिया हुआ है जिसमें कौन कौन सी चीज़ों में प्रॉब्लम हो सकती है। हमें किन किन पॉइंट्स को चेक करना है। मेन कॉर्ड फॉल्टी हो सकती है, सप्लाई वोल्टेज में प्रॉब्लम हो सकती है, लूज कनेक्शन हो सकते हैं, टाइमर से रिलेटेड इफेक्ट हो सकते हैं, प्रोग्राम सिलेक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है, वॉश मोटर में खराबी हो सकती है, वोल्टेज या कैपेसिटर में प्रॉब्लम हो सकती है, जैमिंग, बेल्ट टेंशन, बहुत सी चीज़ें दोस्तों ऐसी हैं जो हो सकती हैं। मैकेनिकल असेंबली में फॉल्ट हो सकता है हमें कस्टमर को यूसेज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देना हो। तो वही बात है कि इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल इस्तेमाल के तरीके और इन्वायरमेंटल कंडीशंस हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों हर चीज़ पढ़ेंगे नहीं, आप चाहें तो वीडियो को रोक के चीज़ों को देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो की लेंथ एक सर्टेन लिमिट तक होगी तो ज़्यादा बेहतर है। ये कंडीशंस आपके एकदम सिस्टमेटिक तरीके से चेक करना है। जब हम चीज़ों को प्रॉपर वे में चेक करते हैं तो प्रॉब्लम हमको आसानी से सॉल्व हो जाती है, परेशानी का पता लग जाता है कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। तो वोल्टेज कंडीशंस, मेन कॉर्ड देखेंगे, लूज ओपन वायरिंग देखेंगे, जो जो चीज़ें मिलती जाएंगी ठीक करते जाएंगे और हमारी मशीन ओके हो जाएगी। प्रोग्राम का जो सेलेक्टर स्विच है, बेल्ट का टेंशन है, मैकेनिकल असेंबली है, मोटर कैपेसिटर है, वॉश मोटर है, ओवरलोडिंग तो नहीं हो रही है, पानी का लेवल ठीक से लिया जा रहा है, मतलब कस्टमर की एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देख के कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ज़रूर मिल जाएगी। टूल्स तो हमेशा हमारे पास प्रॉपर कंडीशन के होना ही चाहिए। अच्छे टूल्स होंगे, हमेशा आपको काम करने में आसानी होगी। अच्छा सा मीटर और प्रॉपर काम करने वाले टूल्स। तो अब अगर कॉर्ड मान लीजिए हमारी कहीं से डैमेज है, कई बार फ्यूज़ भी आते हैं, फ्यूज़ उड़ा हुआ है, तो हमको कॉर्ड का चेक करना, मतलब जो लीड आ रही है, जो फेस न्यूट्रल अर्थ लेके हमारी मशीन तक पहुंच रही है, उसको हमें प्रॉपर चेक करना आना ही चाहिए। तो ये यहाँ पे आपको एक कॉर्ड दिख रही है जिसको रैट्स ने बाइट किया है, चूहों ने उसको काट दिया है, मे भी कहीं दब के भी कट सकती है। इसी तरह से हम वायर को भी कभी कभार छील के देखते हैं, अगर उस पर ऑक्सीडेशन हो गया, काले हो गए हैं तार, या कोई लूज कनेक्शन की वजह से स्पार्किंग होकर जल गए हैं तार, तो उसको भी हमें चेक करना चाहिए। जब हम लोग सिस्टमेटिक तरीके से, जैसा हम लोगों ने पिछले चार्ट में देखा था, चीज़ों को चेक करते हैं तो प्रॉब्लम जल्दी से डिटेक्ट हो जाती है। यहाँ पे एक आपको बहुत सिंपल तरीके से टेस्टिंग दिखाई गई है। इसमें हमारे पास एक प्रॉपर वर्किंग मल्टीमीटर होता है। इससे हम कंटिन्यूटी को सेट करके, मीटर को कंटिन्यूटी पे सेट करके चेक कर सकते हैं कि हमारी मशीन में कहाँ प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। तो ये हमने मीटर को कंटिन्यूटी पे कर लिया। इसकी बीप आती है, हम लोग इसको टच करके बीप सुन सकते हैं और एक एक तार को ध्यान से चेक कर सकते हैं। दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी नहीं दी गई है, अभी तारों को अलग रखा गया है, हम सिंपल लीड टेस्ट कर रहे हैं। तो हम फेस, न्यूट्रल, अर्थिंग को, देखिए यहाँ पे मीटर पे आपको दिख रहा है चेंजेस आ रहे हैं।
तो इसको हम लोग प्रॉपरली चेक कर सकते हैं। अर्थिंग का पॉइंट देखिए यहाँ पे मीटर पे दिखा रहा है, रेजिस्टेंस दिखा रहा है आपको वायर का। इसी तरीके से दोस्तों हम लोग क्रॉस भी चेक कर सकते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि कहीं और पे कोई वायर किसी दूसरे वायर से कनेक्ट हो गया हो, तो उसकी टेस्टिंग भी हम लोग प्रॉपर वे में कर सकते हैं। ये हम लोग क्रॉस टेस्टिंग कर रहे हैं कि कहीं कोई वायर दूसरे वायर से कनेक्ट तो नहीं हो गया है, तो ये सबको डिसकनेक्शन दिखाना चाहिए जब हम क्रॉस चेक कर रहे हैं कि फेस न्यूट्रल से या न्यूट्रल अर्थिंग से या किसी अर्थिंग जो है वो फेस के साथ में कनेक्ट हो गई हो। तो इस तरीके से हम लोग लीड को टेस्ट कर सकते हैं। इस तरह से वॉच टाइमर को देखना चाहिए, वॉच टाइमर ख़राब तो नहीं हो गया है, इनपुट वॉच टाइमर में आ रहा है, आउटपुट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। और सबको पता है कि वॉच टाइमर क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज के लिए, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के लिए, कभी ब्राउन कभी ब्लू वायर में और कभी पर्पल वायर में, या जो भी वायर हमारे कंप्रेसर हमारे मोटर की वाइंडिंग को जा रहे हैं, हमारे मोटर की वाइंडिंग को जो भी वायर जा रहे हैं उन वायर में सप्लाई आना चाहिए। तो ये टाइमर यहाँ पे आपको बहुत क्लैरिटी के साथ दिया हुआ है। इसमें यहाँ पे नॉर्मली 8 वायर का टाइमर, 7 वायर का टाइमर होगा और अलग अलग वायर की वर्किंग अलग अलग है। तो हम लोग सबसे पहले कंटिन्यूटी ग्रे वायर और ब्राउन वायर के बीच में कंटिन्यूटी देखेंगे। ग्रीन और ब्राउन वायर के बीच में अगर कंटिन्यूटी नहीं दिखा रहा है तो टाइमर अंदर से ख़राब हो गया है। फिर हम लोग पिंक और ग्रे के एंड्स के ऊपर साइकिल को ऑन करके, एंड ऑफ साइकिल जब साइकिल ख़त्म हो रही होती है तो पिंक और ग्रे के ऊपर कंटिन्यूटी दिखना चाहिए। अगर कंटिन्यूटी नहीं दिख रही है तो फिर टाइमर को रिप्लेस करेंगे। फिर हम लोग ग्रीन और येलो वायर और ग्रीन और ग्रे वायर, ग्रीन और येलो, ग्रीन और ग्रे वायर नॉर्मल साइकिल में कभी ग्रीन और येलो पे, कभी ग्रीन और ग्रे वायर पे क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज के लिए सप्लाई आती जाती है, तो उसमें भी कंटिन्यूटी दिखना चाहिए। कभी एक वायर पे कभी दूसरे वायर पे। अगर कंटिन्यूटी नहीं दिख रही है तो टाइमर काम नहीं कर रहा है। इसी तरह से ब्राउन येलो और ब्राउन ग्रे, ब्राउन येलो और ब्राउन ग्रे। जेंटिल ऑप्शन में पहला हम लोगों ने नॉर्मल साइकिल देखा, दूसरा हम जेंटिल ऑप्शन में देखेंगे, तो आपको अल्टरनेट कंटिन्यूटी दिखना चाहिए। कुछ भी अगर वहाँ पे जला हुआ दिख रहा है, कोई डार्क कलर का हो गया है, दैट मीन्स के अंदर कुछ स्पार्किंग हुई है और टाइमर को फिर हमको चेंज करना चाहिए। इसी तरह से अंदर के गियर्स टूट गए, क्योंकि इसके अंदर गियर्स होते हैं, उनकी मदद से जो मोटर अगर टाइमर में है या स्प्रिंग लोडेड टाइमर है तो गियर्स की मदद से वो सप्लाई को इधर से उधर फॉरवर्ड करता है। तो टाइमर को हम लोग मूव करके उसको देख लेंगे। अगर स्प्रिंग लोडेड टाइमर है तो उसको रिटर्न आना ही चाहिए। तो दोस्तों इसको आप दोबारा से पढ़ के चेक कर सकते हैं कि टाइमर की वर्किंग प्रॉपर है कि नहीं। इसी तरह से प्रोग्राम सेलेक्टर जो स्विच होता है उसको भी देख लेंगे, स्विच टूटा हुआ तो नहीं है, स्विच के सर्किट ओपन तो नहीं हो गए हैं, या स्विच के सर्किट शॉर्ट तो नहीं हो गए। तो दोनों कंडीशन में हम लोग स्विच को भी चेक कर सकते हैं। यह हमारा सिंपल सेमी ऑटोमेटिक में सिलेक्शन स्विच है। अगर हम इसमें देखेंगे तो 1 और 3 जेंटिल मोड पे और कंटिन्यूटी 1 और 2 नॉर्मल मोड पे ये शो करेगा। जेंटिल मोड पे 1 और 3 में और नॉर्मल मोड पे 1 और 2 में कंटिन्यूटी इसको शो करना चाहिए। यह हमारा सेलेक्टर स्विच है। अगर शो नहीं कर रहा है तो फिर ये काम नहीं कर रहा है। या फिजिकली अगर हम देखते हैं कहीं से बर्न हो गया है या टूट गया है, कुछ अंदर मूव नहीं कर रहा है, तो भी हमको सेलेक्टर स्विच को चेंज करना चाहिए। इसी तरह से वोल्टेज की कंडीशन हमको पता है, अलग अलग हमारी मोटर्स अलग अलग वोल्टेजेस पे काम करती हैं। 180 से 260 लिखा होगा वहाँ पे, 170 से 250 जो भी वहाँ पे वोल्टेज लिखा है वो वोल्टेज चेक करना चाहिए। मोटर को भी हमें प्रॉपरली चेक करना चाहिए। तो हमको बहुत क्लैरिटी से बार बार हम लोग बात करते हैं, फेस न्यूट्रल अर्थिंग अपनी जगह पे होना चाहिए, राइट में फेस, लेफ्ट में न्यूट्रल और ऊपर अर्थ का पॉइंट। अर्थ और न्यूट्रल में कोई सप्लाई नहीं आना चाहिए। फेस और न्यूट्रल में जो सप्लाई आ रही है, सेम सप्लाई फेस और अर्थ में आने का मतलब है अर्थ मेरा परफेक्टली काम कर रहा है।
कैपेसिटर को हम लोग कैपेसिटेंस मीटर से चेक कर सकते हैं। बेस्ट है कि आपके पास कैपेसिटेंस मीटर हो और कोई तरीके से कैपेसिटर को चेक नहीं करना चाहिए। लोग चार्ज करके कैपेसिटर को स्पार्क करके देखते हैं, वो डेंजरस तरीका है। अगर चार्ज एक्सेसिव हो गया तो कैपेसिटर ब्लास्ट कर सकता है। तो यहाँ पे हम लोग कैपेसिटेंस मीटर की मदद से चेक कर रहे हैं। 10 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है तो उसको 10 माइक्रोफैराड्स शो करना चाहिए। रेजिस्टेंस मेथड से भी हम लोग कैपेसिटर को चेक कर सकते हैं। इससे सिर्फ दो ही चीज़ें पता लगती हैं कि या तो ये ख़त्म हो गया है, डेड हो गया है, या ठीक है। ठीक में भी 100% कंफर्मेशन आपको कैपेसिटेंस मीटर से ही मिलता है। तो हम मीटर के रेंज को 10 किलो ओम या 1 एम पर कर देंगे, 1 मेगा ओम पे, और हम दोनों पॉइंट्स के बीच में देखेंगे कुछ आपको रेजिस्टेंस दिखाएगा और बहुत तेजी से ओएल आ जाएगा। तो अगर मीटर 0 पे ही स्टे करता है, अप डाउन नहीं होता है, दैट मीन्स कि इसकी चार्जिंग कैपेसिटी खत्म हो चुकी है, मतलब ये कैपेसिटर हमारा फॉल्टी हो गया है। वोल्टेज से भी हम लोग कैपेसिटर की टेस्टिंग चेक कर सकते हैं। सेम हमारे पास 9 वोल्ट का सेल होना चाहिए, 9 वोल्ट की बैटरी होना चाहिए। 9 वोल्ट की बैटरी हम अपने कैपेसिटर को देंगे। देने के बाद हम अपने मीटर को डीसी वोल्टेज पे लगाएंगे। यहाँ पे हमको मीटर वोल्टेज दिखाएगा और कुछ ही समय में ये वोल्टेज जो है वो 0 हो जाएगा। दैट मीन्स कि कैपेसिटर जो है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो दोस्तों कई मेथड्स हैं, लेकिन सबसे अच्छा और आसान कैपेसिटेंस मीटर की मदद से ही हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। कंटिन्यूटी से भी टेस्टिंग पॉसिबल होती है। कैपेसिटर की टेस्टिंग हम लोग कंटिन्यूटी मेथड से भी कर सकते हैं। अगर मल्टीमीटर जो है हमारा बीप कर रहा है तो कैपेसिटर हमारा कंटिन्यूटी पे बीप कर रहा है या ऑयल दिखा रहा है, दैट मीन्स कि कैपेसिटर हमारा वर्किंग में है। अगर कोई कंटिन्यूटी नहीं दिखा रहा है, दैट मीन्स कि कैपेसिटर जो है वो इंटरनली ओपन हो गया है। कंटिन्यूअस बीप कर रहा है तो कैपेसिटर इंटरनली शॉर्ट हो गया। तो इनिशियल स्टेज में बीप करेगा और तुरंत बीप बंद हो जाएगी, ऑयल शो करने लगेगा, तो कैपेसिटर हमारा गुड कंडीशन में है। कंटिन्यूअस बीप शो कर रहा है तो कैपेसिटर हमारा शॉर्ट हो गया है। इसी तरह से हम मोटर को भी चेक कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पे मोटर के रेजिस्टेंस दिखे हुए हैं, 30 ओम्स, 31 ओम्स, 61 ओम्स। रनिंग और स्टार्टिंग को देखेंगे तो 61 ओम्स दिखाएगा। ग्रे और पर्पल 30 ओम्स, ग्रे और ब्लू 31 ओम्स, और पर्पल और ब्लू दोनों वाइंडिंग को जोड़कर उसका रेजिस्टेंस 61। तो यहाँ पे हम लोग मीटर की मदद से इसका रेजिस्टेंस भी चेक कर सकते हैं। कंटिन्यूटी पे रखेगा अगर हमको रेजिस्टेंस चेक करना है, किलो ओम पे आपको सही इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। हम लोग हमेशा ध्यान रखते हैं कि हमें सप्लाई कहाँ पे देना है। जहाँ पे मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिल रहा है, मीन्स पर्पल और ग्रे में आपको, पर्पल और ब्लू में आपको सप्लाई नहीं देना है। हमेशा ग्रे के साथ कॉम्बिनेशन रखेंगे सप्लाई का, या ग्रे और पर्पल में देंगे या ग्रे और ब्लू में देंगे। तो किसी कंडीशन में भी हमको पर्पल और ब्लू में सप्लाई नहीं देना है, वरना हमारा मोटर डैमेज हो जाएगा। तो अगर हम ग्रे के साथ में उलट पलट के ब्लू और पर्पल में सप्लाई देंगे तो मोटर क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज मूव करेगा। और हमको पता है कि हम जब भी कैपेसिटर यूज़ करते हैं, कैपेसिटर को हमेशा हम फेस न्यूट्रल पे डायरेक्टली नहीं लगाते हैं, या फेस के साथ होगा या न्यूट्रल के साथ होगा। दूसरा पोर्शन नॉर्मली कैपेसिटर जो है वो हमारा रनिंग और स्टार्टिंग के बीच में लगता है, ताकि इस पर कभी भी फेस न्यूट्रल डायरेक्टली इंटर ना हो। तो दोस्तों अगर आप लोग प्रॉपर वे में चेक कर रहे हैं तो कहीं पे भी प्रॉब्लम मिलने की पॉसिबिलिटी है 100%। कहीं ना कहीं आपको पता लगने वाला है कि मोटर में क्या खराबी है। इसी तरह से हम लोग लूज कनेक्शन का भी देख लेंगे, वायरिंग को देख लेंगे। जैसे हम लोग शुरू में बात कर रहे थे कि वायर अंदर से कार्बनाइज तो नहीं हो गया है, काला तो नहीं हो गया है, कोई चूहों ने तो नहीं काट दिया है।
हमेशा इसके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है इसकी इम्पोर्टेंस होती है। इसमें क्लैरिटी के साथ दिया रहता है कि हमको कहाँ पे कैपेसिटर लगाना है और कहाँ पे हमको फेस न्यूट्रल की सप्लाई देना है। फिर एक बार, कभी भी कैपेसिटर पे फेस न्यूट्रल नहीं जाएगा, कभी स्टार्टिंग और रनिंग पर एक साथ फेस न्यूट्रल नहीं जाने वाला। तो अगर वायरिंग में भी हमको ख़राब वायरिंग मिलती है, लूज कनेक्शन मिलता है, डैमेज मिलता है वायर, तो कोई भी जुगाड़ नहीं करेंगे कि उसमें दूसरा तार जोड़ दिया। बेटर है कि अगर लीड डैमेज मिलती है तो लीड चेंज कीजिए, वायरिंग डैमेज मिलती है तो बेटर है कि पूरा वो वायर चेंज कीजिए। काट पीट के, टेप करके हमेशा आपको प्रॉब्लम रहने वाली है। बेल्ट टेंशन भी हम लोग देखेंगे। बेल्ट अगर ख़राब हो गई है, बात हो रही थी कि प्रॉपर वॉशिंग नहीं हो रही है, तो बेल्ट हम लोगों को चेंज करना चाहिए। अगर क्रैक्स डेवलप हो गए बेल्ट में तो ये बेल्ट हमको चेंज कर देना चाहिए। थोड़ा सा बेल्ट में प्ले होता है, करीब करीब 10 mm का मैक्सिमम आप प्रेशर डालेंगे, तो 10 mm से ज़्यादा का प्ले नहीं होना चाहिए, और एकदम हार्डली टाइट भी ना हो बेल्ट। तो हम लोग बेल्ट में थोड़ा सा टेंशन रखते हैं। अगर ज़्यादा टेंशन रखेंगे तो जो हमारी गियर बॉक्स असेंबली होती है उसके ऊपर लोड पड़ता है, मोटर पे भी लोड पड़ता है, तो गियर भी डैमेज हो सकते हैं और मोटर के अंदर की बेयरिंग्स भी ख़राब हो सकती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है लूज बेल्ट ना हो और ओवर टाइट बेल्ट ना हो। इसी तरह से मैकेनिकल असेंबली बेल्ट उतार के हम लोग चेक कर सकते हैं, हाथ से घुमा के देख सकते हैं, पल्सेटर घुमा के देख सकते हैं, आवाज़ कर रही है, जैम हो रही है, इन सारी कंडीशंस में मैकेनिकल असेंबली को चेंज करना चाहिए। तो यहाँ पे एक मैकेनिकल असेंबली है, इसकी वर्किंग हम लोग चला के देख सकते हैं हाथ से मूव करके। अगर ये हार्ड हो गई है, अगर ये प्रॉपर मूव नहीं कर रही है, इसके अंदर जो ये फ्लाई व्हील लगा है ये टूट गया है, मेल्ट हो गया है, टेढ़ा हो गया है, ये जैम हो गया है, देखिए यहाँ पे तो ये ब्रोकन ही है। तो इस कंडीशन में भी हमारा मोटर प्रॉपर काम नहीं करेगा, वर्क कर रहा होगा लेकिन आगे ट्रांसफर जो हमारे पल्सेटर को मूवमेंट होना है वो नहीं होगा। तो दोस्तों मैकेनिकल असेंबली का टेस्ट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कस्टमर को एजुकेशन हमेशा करना चाहिए कि वोल्टेज सही रहे। अगर वोल्टेज कम है तो स्टेबलाइजर का यूज़ कर सकते हैं। सेमी ऑटोमेटिक में तो सिंपल आपका मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 किलोवाट का स्टेबलाइजर चल जाएगा। अननेसेसरी हेवी स्टेबलाइजर देने की ज़रूरत नहीं है कि 2 किलोवाट या 4 किलोवाट का स्टेबलाइजर हम सजेस्ट करें। तो 1 किलोवाट मैक्सिमम आपका 0.5 भी चल जाता है, बट बेटर है कि क्योंकि 400 वाट 450 वाट का कई बार मोटर होता है, तो आप 1 किलोवाट का स्टेबलाइजर वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग पूरे तरीके से ध्यान से अगर चीज़ों को चेक कर रहे हैं तो 100% हमको सोल्यूशन मिलने वाला है। थैंक यू वेरी मच।